हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो आज का जो लेक्चर है, इसके अंदर हम बात करेंगे काउंटर्स की। इसके पहले सीक्वेंशियल सर्किट में हम लोग बात कर चुके हैं लैच, उसके बाद हमने देखा फ्लिप फ्लॉप, और आज हम बात करेंगे काउंटर्स। ये सब एक सीरीज में जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आप काउंटर्स पढ़ने से पहले अगर आपने फ्लिप फ्लॉप नहीं पढ़े हैं तो काउंटर्स जो है वो आपको समझने में मुश्किल होगी। इसी तरह से फ्लिप फ्लॉप पढ़ने के पहले अगर आपने लैचेस नहीं पढ़े हैं तो आपको फ्लिप फ्लॉप पढ़ने में दिक्कत हो सकती है। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि जब आप काउंटर का लेक्चर देख रहे हैं तो उसके पहले फ्लिप फ्लॉप का लेक्चर जो है वो ज़रूर देख लें, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप का लेक्चर्स आपने देखा है, फ्लिप फ्लॉप का आपको आइडिया है, तो ही आप काउंटर्स का यूज कर पाएंगे, काउंटर्स को आप पढ़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि काउंटर्स जो है वो कैस्केडिंग अरेंजमेंट होता है किसका? फ्लिप फ्लॉप्स का। अब काउंटर्स से मेरा मतलब ये नहीं है कि हमें सिंपल एक ऐसा डिवाइस चाहिए, एक ऐसी मशीन चाहिए जो कि नंबरिंग का काउंट कर ले 1 to 10 तक या 1 to 100 तक, या जो भी नंबर आपको दिया हुआ है वो काउंट कर ले। जब हम किसी डिवाइस की बात कर रहे हैं, जो काउंटर की बात कर रहे हैं, तो वो क्या काम कर रहा है? वो जो पल्स होती है, जो काउंटिंग पल्स होती है, उसको काउंट करने के काम आ रहा है। जो क्लॉक पल्स होती है उसको काउंट करने के काम आ रहा है। साथ ही साथ आज की तारीख में जो काउंटर्स है उसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। अगर हम देखें कि जो हमारे पास दिवाली के टाइम पे जो चाइनीज़ जो लड़ियाँ आती है, हमारे पास लाइटनिंग आती है, जो लाइटिंग्स आती हैं, वहाँ पर भी आप देखोगे कि एक टाइम के बाद ग्रीन लाइट जल रही है, फिर ब्लू जल रही है, फिर वाइट जल रही है। तो वो किसका कमाल है? काउंटर का, कि इस टाइम के बाद ये जल जाए, इस टाइम के बाद ये जल जाए, इस टाइम के बाद ये जल जाए। यानी कि पर्टिकुलर सेट ऑफ जो कोड्स है वो उसको प्रोवाइड कराए हुए, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन उसको प्रोवाइड कराया हुआ है, और उस इंस्ट्रक्शन को वो फॉलो करते हुए लगातार मशीन काम कर रही है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? काउंटर्स कहते हैं। तो काउंटर्स जो है वो बेसिकली क्या होते हैं? वो होते हैं सेट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, कैस्केडिंग अरेंजमेंट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, जनरेटिंग अ डिफाइंड बाइनरी सीक्वेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम काउंटर्स के बारे में कुछ जान लेते हैं, बाद में चीजें हम और डिस्कस करेंगे। तो काउंटर्स होते क्या है, पहले वो हम डिस्कस कर ले। काउंटर्स, तो काउंटर्स क्या है? कैस्केडिंग अरेंजमेंट, कैस्केडिंग अरेंजमेंट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, फ्लिप फ्लॉप्स को आगे से मैं शॉर्ट में लिखूंगा एफ एफ। ठीक है, आगे से फ्लिप फ्लॉप्स को मैं शॉर्ट में लिखूंगा एफ एफ। तो ये फ्लिप फ्लॉप का अरेंजमेंट क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हमें एक डिफाइंड बाइनरी सीक्वेंस का जनरेशन करना है। जनरेटिंग 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 डिफाइंड बाइनरी सीक्वेंस, जनरेटिंग डिफाइंड बाइनरी सीक्वेंस। तो पहला तो ये हो गया कि जो काउंटर्स है वो होते क्या है। अब दूसरा पॉइंट जो है, काउंटर का काम क्या क्या होता है। तो मैंने कहा कि काउंटर का काम आज की तारीख में या जो प्रेजेंटली हम बात करें तो बहुत सारे इसके यूज हो सकते हैं, परंतु अगर मैं टेक्निकली बात करूं तो ये एक सीक्वेंशियल सर्किट है जो कि जो क्लॉक पल्स है उसको काउंट करने के लिए कैपेबल है। ठीक है, तो काउंटर इज अ सीक्वेंशियल सर्किट। ये कौन सा सर्किट है? सीक्वेंशियल सर्किट है। सीक्वेंशियल सर्किट capable of counting of clock pulse, कैपेबल ऑफ काउंटिंग ऑफ क्लॉक पल्स। ये क्लॉक पल्स को क्या कर सकता है? काउंट कर सकता है। फिर जो काउंटर्स होते हैं वो एक्यूरेट टाइमिंग हमें प्रोवाइड कराते हैं टू कंट्रोल द सिग्नल ऑफ अदर डिवाइस। अदर डिवाइस के जो सिग्नल है उनको कंट्रोल करने के लिए हमें ये एक्यूरेट टाइमिंग प्रोवाइड कराते हैं। कौन? काउंटर्स। ठीक है, तो दे प्रोवाइड एक्यूरेट टाइमिंग टू control the signals of other device, signals to other device। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? ये एक्यूरेट टाइमिंग हमें प्रोवाइड कराते हैं। मैंने कहा कि एक पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है कि इस टाइम के बाद ये होना है, इस टाइम के बाद ये होना है, इस टाइम के बाद ये होना है, तो उसी को ये फॉलो करता जाएगा। काउंटिंग जो है वो जरूरी नहीं कि वो एक सीक्वेंस में हो। सीक्वेंस में कहने का मतलब है जरूरी नहीं वो असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग। कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही काउंट करना है, या फिर उल्टा काउंट करना है 10 9 8 7 ऐसा काउंट करना है ना। तो काउंटिंग
असेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकती है, डिसेंडिंग में भी हो सकती है और मिक्स भी हो सकती है। मिक्स का मतलब 0 के बाद 4 आ जाए, 4 के बाद 1 आ जाए, 1 के बाद 3 आ जाए। तो मिक्स काउंटिंग भी हो सकती है, असेंडिंग भी हो सकती है और डिसेंडिंग भी हो सकती है। तो काउंटिंग कैन बी ascending, descending और नॉन लीनियर का मतलब हो गया मिक्स्ड। नॉन लीनियर, असेंडिंग, डिसेंडिंग और नॉन लीनियर का मतलब हो गया मिक्स्ड काउंटिंग भी हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं 1 2 3 4, तो ये कौन सी हो गई? ये हो गई असेंडिंग, ये हो गई असेंडिंग काउंटिंग। अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं 4 3 2 1, तो ये कौन सी काउंटिंग हो गई? ये हो गई डिसेंडिंग। ये कौन सी हो गई? डिसेंडिंग। और अगर मैं मिक्स लिख देता हूं, मिक्स का मतलब है मैं ऐसा लिख दूं 1 3 5 7, या ऐसा लिख दूं मैं 4 इसके बाद लिख दूं 3, तो ये कौन सी हो गई? ये हो गई मिक्स्ड। तो ये काउंटिंग किसी भी तरह से की जा सकती है, जरूरी नहीं कि एक फिक्स पैटर्न हो किसका काउंटिंग का। अब मैंने कहा है कि काउंटर जो है वो कॉम्बिनेशन है फ्लिप फ्लॉप्स का। तो यदि हम n फ्लिप फ्लॉप लगाते हैं, कितने फ्लिप फ्लॉप लगाते हैं? n, तो उसके लिए जो काउंटर है उसके कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं? क्लॉक पल्स के 2 पावर n। ये हमने पहले भी पढ़ा है जब हमने लॉजिक गेट्स की बात की थी कि n हमारे पास यदि इनपुट्स हैं तो उसके लिए पेयर्स जो बना सकते हैं 2 पावर n बना सकते हैं। तो ठीक उसी तरह से यदि हमारे पास n फ्लिप फ्लॉप हैं तो उसके लिए जो काउंट है क्लॉक पल्स के वो कितने हो सकते हैं? 2 पावर n। ये मैंने कैसे बताया कि एक फ्लिप फ्लॉप है उसके लिए 2 इनपुट है, 2 आउटपुट हो सकते हैं Q और Q बार, यानी कि 0 और 1। 2 के लिए कितने होंगे? 4, यानी कि 2 पावर 2। 3 के लिए कितने होंगे? 2 पावर 3, यानी कि 8। तो इसी तरह से यदि हमारे पास n फ्लिप फ्लॉप ले, 1 के लिए 2, 2 के लिए 4, 3 के लिए 8, तो अगर हमारे पास n फ्लिप फ्लॉप है तो उसके लिए कॉम्बिनेशन कितने बन जाएंगे क्लॉक पल्स के? वो बनेंगे 2 पावर n। तो अ काउंटर हैविंग n फ्लिप फ्लॉप्स, अ काउंटर, नेक्स्ट पॉइंट आ गया ना, ये हो गया पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5, अ काउंटर having n flip flops can count 2 power n क्लॉक पल्स। ये भैया इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना कि यदि आपके पास n फ्लिप फ्लॉप है तो आप कितने टोटल काउंट पर क्लॉक पल्स को काउंट कर सकते हो? तो 2 पावर n। 2 टाइप के ये होते हैं, एक होता है सिंक्रोनस और एक होता है असिंक्रोनस। ठीक है, तो देर आर टू टाइप्स ऑफ काउंटर्स। एक होता है हमारे पास सिंक्रोनस का मतलब होता है जिसमें सभी जो है एक साथ काम करने लग जाए, उसको हम कहते हैं सिंक्रोनस। असिंक्रोनस का मतलब होता है कि पहले एक काम करेगा, उसके बाद दूसरा, फिर दूसरे के बाद तीसरा। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं असिंक्रोनस। उसको हम क्या कहते हैं? असिंक्रोनस। तो दूसरा टाइप हो गया कौन सा? असिंक्रोनस। अच्छा, एक पॉइंट और लिख लो, इनको फ्रीक्वेंसी डिवाइडर भी कहा जाता है। जो काउंटर्स होते हैं उनको फ्रीक्वेंसी डिवाइडर सर्किट भी कहा जाता है। तो काउंटर्स आर ऑल्सो नोन एज frequency divider circuits, also known as frequency divider circuit। इनको हम फ्रीक्वेंसी डिवाइडर सर्किट भी कहते हैं। ठीक है, यहां तक याद रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि सिंक्रोनस और असिंक्रोनस में डिफरेंस क्या है। उसके बाद फिर हम असिंक्रोनस को अलग से पढ़ेंगे, सिंक्रोनस को अलग से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये डिफरेंस देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या है सिंक्रोनस में और असिंक्रोनस में। तो उसके लिए मैं एक टेबल बना लेता हूं। तो इस टेबल में एक साइड लिख लेता हूं मैं सिंक्रोनस, और एक साइड लिख लेता हूं मैं असिंक्रोनस। एक साइड लिख लेता हूं असिंक्रोनस और एक साइड लिख लेता हूं मैं सिंक्रोनस। जैसा कि मैंने आपको बताया, सिंक्रोनस का मीनिंग क्या होगा? जिसमें सभी जो क्लॉक्स हैं वो सेम टाइम पर ट्रिगर किए जाएंगे, एक टाइम पर सभी जो क्लॉक्स है वो ट्रिगर कर दिए जाएंगे। जबकि असिंक्रोनस में क्या होगा?
एक एक्सटर्नल आपको आउटपुट चाहिए, एक एक्सटर्नल इनपुट चाहिए आपको पहले फ्लिप फ्लॉप को चलाने के लिए। उसके बाद दूसरे की ट्रिगरिंग तभी होगी जब पहले का आउटपुट आ जाएगा, फिर दूसरे का आउटपुट आएगा तो तीसरे की ट्रिगरिंग होगी, चौथे का आउटपुट आएगा तो तीसरे की ट्रिगरिंग होगी। यानी कि सिंक्रोनस में जब हम बात कर रहे हैं तो सभी क्लॉक्स को सेम टाइम पर ट्रिगर किया जा रहा है, सेम क्लॉक के साथ। असिंक्रोनस में क्या हो रहा है कि पहले वाले फ्लिप फ्लॉप को एक्सटर्नली क्लॉक प्रोवाइड किया जा रहा है, फिर दूसरे वाले का जो आउटपुट आएगा और पहले वाले का जो आउटपुट आएगा वो दूसरे वाले का क्लॉक इनपुट होगा, फिर दूसरे वाले का जो आउटपुट जाएगा वो तीसरे वाले का क्लॉक इनपुट होगा। इसको मैं आपको एग्जांपल से, मैं ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से समझाता हूं। जैसे कि अगर मैं 3 फ्लिप फ्लॉप का मैं ब्लॉक डायग्राम बनाऊं तो यहां मैंने 3 फ्लिप फ्लॉप का ब्लॉक डायग्राम बनाया, 1 2 और ये 3, इस तरह से मैंने बना दिया। ये यहां पर इसको मैंने क्लॉक दिया ऐसे, और यहां पर आपने आउटपुट भी बना दिए इनके, ठीक है। और ये जितने भी है ये सारे के सारे फ्लिप फ्लॉप जो हैं ये टॉगल कंडीशन में काम करेंगे। किस में काम करेंगे? टॉगल में, है ना। जो असिंक्रोनस है वो हमेशा किस में काम करेगा? टॉगल में काम करेगा, ध्यान रखना। असिंक्रोनस हमेशा टॉगल में काम करेगा। तो यहां पर इनको हम प्रोवाइड करा रहे हैं क्लॉक, सेम क्लॉक से, तो सेम क्लॉक से प्रोवाइड करा रहे हैं। तो यहां पर मैंने इनको इनपुट दे दिया ऐसे, ये इनपुट गया, ये क्लॉक। अच्छा, ये वाला जो साइन है, ये वाला साइन जो बना रहा हूं मैं, एरो वाला, तो ये साइन का मतलब क्या है कि ये जहां पर जो काउंटर्स के अंदर हम जो ट्रिगरिंग लेंगे वो कौन सी लेंगे? एज ट्रिगरिंग लेंगे, ठीक है। कौन सी लेंगे? एज ट्रिगरिंग लेंगे। अब वो 0 to 1 यानी कि पॉजिटिव ट्रिगरिंग भी हो सकती है, और 1 to 0 यानी कि नेगेटिव ट्रिगरिंग भी हो सकती है। फिर मैंने कहा ये सेम टाइम पर क्या होगा? सेम टाइम पर इनकी जो सभी की पल्स है वो सेम क्लॉक से ऑपरेट होगी। सेम क्लॉक से ऑपरेट होगी मतलब सेम क्लॉक से ट्रिगर होंगे। तो इस तरह से इनको कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पर हमने इनपुट प्रोवाइड करा दिया। ये इनपुट हो गया इसका, ये इनपुट हो गया इसका, ये इनपुट हो गया इसका। यहाँ पर इसका आउटपुट आ जाएगा, यहाँ पर इसका आउटपुट, और यहाँ पर इसका आउटपुट, ये आ गया। तो यहां पर हो क्या रहा है कि ये वाला चाहे ए हो गया, इसको मैं ए नाम दे देता हूं, इस वाले को नाम दे दिया मैंने ए, इस वाले को नाम दे दिया मैंने बी, और इस वाले को नाम दे दिया सी। अब ये ए, बी और सी हैं, ये तीनों सेम टाइम पर ट्रिगर हो रहे हैं और सेम क्लॉक से ट्रिगर हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ए ट्रिगर हो रहा है, बी नहीं हो रहा, बी हो रहा है, ए और सी नहीं हो रहे, नहीं, तीनों सेम टाइम पर सेम क्लॉक से ट्रिगर हो रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर आप क्या लिखोगे? यहां पर लिखोगे वी यूज सेम क्लॉक टू ट्रिगर ऑल फ्लिप फ्लॉप्स। वी यूज सेम क्लॉक टू ट्रिगर ऑल फ्लिप फ्लॉप्स। अच्छा, एक चीज का आप ध्यान रखना, मैंने कहा कि यहां पर जो ट्रिगरिंग है, क्लॉक ट्रिगरिंग 2 तरीके से होती है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। एक होती है लेवल ट्रिगरिंग, एक होती है एज ट्रिगरिंग। तो काउंटर्स के अंदर जो हम ट्रिगरिंग यूज करते हैं वो करते हैं एज ट्रिगरिंग, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो लेवल ट्रिगरिंग है उसके साथ प्रॉब्लम होती है, वो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, रेस अराउंड कंडीशन की, जिसमें डिले की प्रॉब्लम हो जाती है और जिसमें हमें आउटपुट में कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए काउंटर के केस में हम एज ट्रिगरिंग का यूज करते हैं। वहीं अगर हम बात करें किसकी? असिंक्रोनस की, तो असिंक्रोनस के लिए अगर मैं ब्लॉक डायग्राम बनाता हूं इसका, तो ये कैसा बनेगा? असिंक्रोनस के लिए बना रहा हूं मैं, ये पहले इस तरह से आपने ब्लॉक बना दिए। यहां पर आपने इसको एक्सटर्नल इनपुट दे दिया, ये एक्सटर्नल इनपुट आपने इसको दे दिया। अब इसका आउटपुट आएगा यहां पर, इसका आउटपुट इसके लिए किसका काम करेगा? क्लॉक का काम करेगा। इसी तरह से यहां से आउटपुट आएगा किसके लिए? इसके लिए काम करेगा, क्लॉक के लिए। बाद में ये एक सर्किल में भी काम कर सकते हैं, एक लूप में भी काम कर सकते हैं। फिर उसके हिसाब से हम इनको अलग अलग तरह से बांट भी देंगे कि रिंग काउंटर होगा, एक जॉनसन काउंटर होगा, उसको अलग अलग तरीके से हम क्लासिफाई भी कर देंगे। पर अभी के लिए सिर्फ हम ये समझने के लिए देख रहे हैं कि यह डायग्राम किस तरह से बन रहा है। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो यहां सिर्फ ए है, जो ए, उसको मैंने एक्सटर्नल क्लॉक प्रोवाइड कराया। उसके बाद ए का जो आउटपुट है वो बी के लिए किसका काम कर रहा है? वो क्लॉक का काम कर रहा है, यानी कि उसको क्लॉक प्रोवाइड करा रहा है, क्लॉक ट्रिगरिंग प्रोवाइड करा रहा है। इसी तरह से बी का जो आउटपुट है वो सी को क्या कर रहा है? क्लॉक ट्रिगरिंग प्रोवाइड करा रहा है। तो यहां पर हो क्या रहा है? यहां पर हो रहा है आउटपुट ऑफ 1 यूज्ड एज क्लॉक इन नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप। तो आउटपुट ऑफ 1
output of 1 is used as output of 1 is used as clock input to the next flip flop, used as the clock input to the next flip flop, next flip flop के लिए वो किसका काम कर रहा है, इनपुट का काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, जब हम सिंक्रोनस की बात करते हैं तो यहां पर जनरली हम यूज करते हैं डी फ्लिप फ्लॉप को, और असिंक्रोनस में हम जब बात करते हैं तो यहां पर जनरली हम यूज करते हैं टी फ्लिप फ्लॉप को, ठीक है। ये भी मैं लिखवा देता हूं पॉइंट्स में, अभी लिख देंगे हम सारे पॉइंट्स। तो जब हम असिंक्रोनस की बात करते हैं तो असिंक्रोनस में हम यूज करते हैं कौन से वाले, टी फ्लिप फ्लॉप्स, और जबकि सिंक्रोनस के अंदर हम यूज करते हैं कौन से, डी फ्लिप फ्लॉप्स। अच्छा, एक और चीज यहां पर ध्यान देने वाली है, क्योंकि असिंक्रोनस में पहला वाला वर्क करेगा, उसके बाद उसका आउटपुट आएगा, फिर दूसरा चलेगा, फिर दूसरा के आउटपुट आएगा, फिर तीसरा चलेगा। तो यानी कि यहां स्पीड एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो ये हो गए स्लो। जबकि सिंक्रोनस जो है वो सारे एक साथ काम कर रहे हैं, तो सिंक्रोनस इसके कंपैरिजन में क्या हो गए, फास्ट हो गए। तो सिंक्रोनस एसिंक्रोनस के कंपैरिजन में क्या हो गए, फास्ट हो गए। सिंक्रोनस में सभी को एक साथ काम कराना है तो इसका जो डिजाइन है वो कॉम्प्लेक्स होता है, जबकि यहां पर असिंक्रोनस के केस में उसका डिजाइन जो है वो क्या होता है, सिंपल होता है। सिंक्रोनस के एग्जांपल हो जाते हैं रिंग टाइप काउंटर, जॉनसन टाइप काउंटर, जबकि जो असिंक्रोनस है इसके एग्जांपल हो जाते हैं रिपल काउंटर, इनको रिपल काउंटर भी कहा जाता है। सिंक्रोनस के साथ हम सभी प्रकार की काउंटिंग कर सकते हैं, यानी कि असेंडिंग भी, डिसेंडिंग भी और मिक्स काउंटिंग भी कर सकते हैं, जबकि जो असिंक्रोनस है उसको या तो हम प्रेफर करते हैं अप काउंटिंग के लिए यानी कि बढ़ते हुए क्रम में, या फिर डाउन काउंटिंग के लिए यानी कि घटते हुए क्रम में। तो ये सभी पॉइंट्स मैं यहां पर लिख देता हूं। सिंक्रोनस जो है वो होते हैं फास्ट, और जबकि असिंक्रोनस है वो होते हैं स्लो। फिर मैंने कहा यहां पर यूज करते हैं हम डी टाइप फ्लिप फ्लॉप, डी टाइप फ्लिप फ्लॉप इज यूज्ड, और यहां पर क्या यूज करते हैं हम, टी टाइप फ्लिप फ्लॉप इज यूज्ड। ऐसा नहीं है कि ये परमानेंट है, जनरली बात हो रही है, नॉर्मली है ना, नॉर्मली ये बात हो रही है। फिर यहां पर ये हर तरह की काउंटिंग के लिए यूजफुल है, ठीक है। कैन बी ऑल टाइप ऑफ काउंटिंग आर पॉसिबल, ऑल टाइप्स of counting are possible, जबकि यहां पर क्या है, प्रेफरेबल है कौन सी वाली, अप एंड डाउन काउंटिंग। फिर यहां पर जो इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं, एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाते हैं इसके, एक हो जाता है इसका एग्जाम्पल जॉनसन काउंटर, और एक हो जाता है रिंग काउंटर, जॉनसन एंड रिंग काउंटर। और यहां पर इसके जो एग्जाम्पल है वो कौन सा एग्जाम्पल हो जाता है, रिपल काउंटर। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाता है, रिपल काउंटर। तो ये कंपैरिजन हो जाता है मोटा मोटा किसके अंदर, दोनों टाइप के जो सिंक्रोनस और असिंक्रोनस काउंटर है उनके बीच में डिफरेंस हो जाता है। एक और लिख लो इसमें कि इसका जो डिजाइन है वो कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स डिजाइन, और इसका जो डिजाइन होता है वो इजी डिजाइन होता है, इजी डिजाइन। अब हम दोनों को अलग अलग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे असिंक्रोनस काउंटर को। असिंक्रोनस काउंटर को डिस्कस करने के पहले मैं 2-3 चीजें क्लियर कर दूं आपकी। पहला कि यदि हम n फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो स्टेट्स बन सकती है वो कितनी बन सकती है, 2 पावर n। ये कैसे हुआ, मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास एक फ्लिप फ्लॉप है तो कितने आउटपुट आ रहे हैं, 2, 0 और 1। अगर हमारे पास 2 फ्लिप फ्लॉप है तो कितने आएंगे, 4 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, 0 0 0 1 1 0 और 0 0। भाई अगर हमारे पास इफ वी हैव 1 फ्लिप फ्लॉप, इसके जो आउटपुट आएंगे वो आएंगे Q और Q बार, यानी कि या तो 1 0 और 0 1। तो इसके जो कॉम्बिनेशन है वो कितने बनेंगे, 2। यदि हमारे पास 2 फ्लिप फ्लॉप हैं, 2 फ्लिप फ्लॉप हैं तो 2 इसके आएंगे, 2 इसके आएंगे, तो इसके कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 2 पावर 2 यानी कि 4।
और 4 कॉम्बिनेशन कौन कौन से हो जाएंगे, 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ये कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। तो सिमिलरली फॉर n फ्लिप फ्लॉप्स number of states are 2 power n फ्लिप फ्लॉप्स के लिए नंबर ऑफ स्टेट्स जो होगी वो कितनी होंगी, 2 पावर n होंगी, मैक्सिमम हो सकती है। यानी कि अगर आपके पास 3 फ्लिप फ्लॉप हैं, 3 FF है, तो नंबर ऑफ स्टेट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स मैक्सिमम कितनी हो गई, 2 पावर 3 यानी कि 8 हो गई। इसी तरह से अगर आपके पास 4 फ्लिप फ्लॉप हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स आपके पास कितनी हो गई, 2 पावर 4 16 हो गई, है ना, 2 पावर 4 16 हो गई। तो ये मैंने आपको किस लिए बताया कि अब नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले मॉड्यूलस या मॉड क्या होता है, नंबर ऑफ यूजफुल स्टेट्स ऑफ अ काउंटर। मॉड या मॉड्यूलस, इसका पूरा नाम होता है मॉड्यूलस और शॉर्ट में लिखते हैं इसको मॉड। तो मॉड का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ यूजफुल स्टेट्स ऑफ अ काउंटर, नंबर ऑफ यूजफुल स्टेट्स ऑफ अ काउंटर, नंबर ऑफ यूजफुल स्टेट्स ऑफ अ काउंटर। इस बात को समझने की जरूरत है। पीछे वाले केस में हमने लिखा कि यदि n फ्लिप फ्लॉप है तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स हो सकते हैं 2 पावर n, जो कि मैक्सिमम नंबर है। पर उनमें से यूजफुल कितना है वो एक अलग कहानी है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं लिख दूं, एक काउंटर में बना रहा हूं, एग्जांपल के लिए अगर मैं एक काउंटर बनाता हूं 0 1 2 3 और 4 का, है ना, 0 1 2 एंड 3 4 का, तो इसमें जो नंबर ऑफ स्टेट्स हैं वो कितनी हो गई, 5 स्टेट्स हो गई। इसके अंदर नंबर ऑफ स्टेट्स 5 हो गई, यानी कि इसका मॉड हो गया 5। इसका मॉड कितना हो गया, 5 हो गया। तो इसका जो मॉड है वो कितना हो गया, 5 हो गया। ऐसे ही मान लो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 7 8 9 10 और 11, है ना, ऐसे लिख दिया मैंने 7 8 9 10 11। तो इसका जो मॉड है, इसका मॉड भी कितना हो गया, 5 हो गया। इसका मॉड भी कितना हो गया, 5 हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो अवेलेबल स्टेट्स है या यूजफुल स्टेट्स है वो अलग चीज है और मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स अलग चीज है। तो जो अवेलेबल स्टेट्स है या यूजफुल स्टेट्स है वो मैक्सिमम के बराबर हो सकती है, मींस 2 पावर n के बराबर हो सकती है, पर उससे ज्यादा नहीं हो सकती। सो वी कैन से कि जो मॉड है, मॉड m, वो m हमेशा कम रहेगा या बराबर रहेगा किसके, 2 पावर n के। m हमेशा कम रहेगा या बराबर, m स्टैंड्स फॉर मॉडुलस या मॉड। तो m जो है वो हमेशा कम रहेगा या बराबर रहेगा किसके, 2 पावर n के, ठीक है। और इसको और अगर हम एंटी लॉग लेके सॉल्व करें तो n ग्रेटर देन इक्वल्स टू लॉग 2m, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n ग्रेटर देन इक्वल्स टू लॉग, और ये 2 के बेस पर है m, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और ये क्वेश्चन भी बन जाता है। अब इसी के ऊपर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं कि जैसे मैंने आपको लिखा कि नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स इन मॉड 10 काउंटर, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, एग्जांपल के लिए क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स FF इन मॉड 10 काउंटर्स, मॉड 10 काउंटर्स। तो इसके लिए हम कैसे करेंगे, n ग्रेटर देन इक्वल्स टू लॉग, और यहां 2m है तो ये हो जाएगा n ग्रेटर देन इक्वल्स टू लॉग 2 बेस पर है, और m की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो यहाँ 10 हो गया। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसके लिए आंसर जो आएगा लॉग के बेस पर, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा लगभग 3 पॉइंट समथिंग, है ना, तो ये आएगा लगभग 3 पॉइंट समथिंग। मैं निकाल लेता हूँ, एक मिनट, ये आएगा 3 पॉइंट कुछ आएगा, तो यहां से ये आंसर आएगा 3 पॉइंट समथिंग। तो अब ये ऐसा तो होगा नहीं कि आधा काउंटर तोड़ के ला रहे हो या आधा फ्लिप फ्लॉप तोड़ के ला रहे हो, तो उसका अपर साइड लेना है। अपर साइड का मतलब मैक्सिमम वैल्यू, जो उसके ऊपर जस्ट ऊपर वैल्यू है। तो यहाँ n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। तो यदि आपको मॉड 10 का काउंटर बनाना है तो उसके लिए n की वैल्यू यानी कि नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इसी तरह से एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि यदि आपको कोई मॉड दिया हुआ है ना, और उसके लिए कोई इनपुट फ्रिक्वेंसी है, तो उसकी जो आउटपुट फ्रिक्वेंसी है वो कितनी होती है, Fn/m होती है। मैं नोट लगा के यहाँ लिख देता हूँ, मैं ये भी कि यदि आपको कोई फ्लिप फ्लॉप दिया हुआ है और वो कितने भी मॉड का हो, लेट सपोज ये है मॉड ऑफ m,
तो यहां पर इसकी इनपुट फ्रिक्वेंसी आ रही है एफ इन, तो इसकी जो आउटपुट फ्रिक्वेंसी है, इसकी जो आउटपुट फ्रिक्वेंसी है वो क्या लिखी जाएगी, एफ इन बाय एम। इसकी जो आउटपुट फ्रिक्वेंसी है वो क्या लिखी जाएगी, एफ इन बाय एम लिखी जाएगी। इसी तरह से इसमें यदि दो मैंने अलग अलग फ्लिप फ्लॉप ले लिए, अलग अलग मोड के मैंने दो फ्लिप फ्लॉप ले लिए, एक ले लिया मैंने मॉड ऑफ एम और एक ले लिया मैंने मॉड ऑफ एन, और इनको मैंने कंबाइन कर दिया, इनका कॉम्बिनेशन बना दिया मैंने, इस तरह से कॉम्बिनेशन बना दिया इनका। तो यहां से ये हो जाएगा एफ इन और यहां से ये हो जाएगा एफ आउट। तो एफ आउट किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ इन अपॉन एम क्रॉस एन। तो आउटपुट फ्रिक्वेंसी किसके बराबर आ जाएगी, एफ इन अपॉन एम क्रॉस एन। ठीक है, किसके बराबर आ जाएगी, एम क्रॉस एन के इक्वल आ जाएगी। यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मॉड 5 को काउंटर, एक मॉड 5 का काउंटर है, उसकी कैस्केडिंग की जा रही है मॉड 2 के साथ, तो ये कितने का मॉड बन जाएगा? ठीक है, एग्जांपल के लिए मैं दे रहा हूं, इफ मॉड 5 इज कैस्केडेड बाय मॉड 2 काउंटर, then counter will become। तो ये कैसे निकालेंगे, इसके लिए 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो ये बन जाएगा मॉड 5 मल्टीप्लाई बाय मॉड 2, तो ये बन जाएगा कितना, मॉड 10। तो ये आ जाएगा मॉड 10 का काउंटर बन जाएगा। कितने का बन जाएगा, मॉड 10 का काउंटर बन जाएगा। अब हमें क्या डिस्कस करना है, यहां तक मेरे हिसाब से सबको समझ आ गया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे असिंक्रोनस काउंटर। असिंक्रोनस में भी कौन से टाइप के काउंटर होते हैं, रिपल। असिंक्रोनस कौन से टाइप के होते हैं, रिपल टाइप के होते हैं। तो ये रिपल टाइप के हम काउंटर डिस्कस कर रहे हैं। इसमें भी हम 2 केस बनाएंगे। एक केस में हम नेगेटिव एज के साथ काम करेंगे और एक केस में हम पॉजिटिव एज के साथ काम करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं 3 बिट का ले रहा हूं। 3 बिट का ले रहा हूं मतलब इस तरह से बना रहा हूं मैं। पहले ये बनाया मैंने, एक बनाया ये 2 और एक बनाया ये 3। ये शुरू में चीजें समझने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, एक बार समझ में आ गई फिर क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे इसके। तो मैं कह रहा हूं कि हम नेगेटिव एज का ले रहे हैं, तो एक तो आपको क्या देना पड़ेगा, एक्सटर्नली देना पड़ेगा। तो एक्सटर्नली आपने दिया और यहां पर ये नेगेटिव का लगा रहे हैं, तो इस तरह से इसको हम लिखते हैं, ये आपको पता होगा। और यहां पर कैसा फ्लिप फ्लॉप होना चाहिए, टी फ्लिप फ्लॉप होना चाहिए। टी क्या होता है, टॉगल्ड होता है। यहां पर इसका आउटपुट आएगा, इसका आउटपुट आएगा, मान लो यहां पर आउटपुट आया क्यू ए, इसको मैं ए नाम दे देता हूं, इसको मैं नाम दे देता हूं बी, इसको मैं नाम दे देता हूं सी। तो ये किसके लिए क्लॉक इनपुट का काम करेगा, इसके लिए क्लॉक इनपुट का काम करेगा। और फिर ये यहां पर इसका जो आउटपुट आएगा, यहां पर इसका जो आउटपुट आएगा वो इसके लिए किसका काम करेगा, क्लॉक इनपुट का काम करेगा। तो इसके लिए ये क्लॉक इनपुट का काम कर रहा है। यहां पर ये टॉगल हो गया, यहां पर ये टॉगल हो गया, यहां पर मैंने लिख दिया टी, यहां पर मैंने लिख दिया टी। टॉगल कंडीशन मतलब यहां पर 1 वैल्यू है, यहां पर भी 1 वैल्यू है और यहां पर भी 1 वैल्यू है। पल्स जो है, पल्स अगर हम बनाए तो पल्स कुछ इस तरह से बन जाएगी। अगर मैं पल्स बनाता हूं क्लॉक पल्स, तो वो क्लॉक पल्स कुछ इस तरह से बन गई। इस तरह से दिखा रहा हूं मैं क्लॉक पल्स को। ये क्लॉक पल्स हो गई। और ये ट्रिगर कहां पर करेगी, ये नेगेटिव एज ट्रिगर है। ये कौन सा है, नेगेटिव एज ट्रिगर है, क्योंकि ये सिंबल जो मैंने बनाया हुआ है वहां से आपको साफ साफ ये दिख रहा होगा। तो ये नेगेटिव एज ट्रिगर है। ठीक है, 3 बिट है, 3 बिट रिपल काउंटर, 3 बिट रिपल काउंटर। और ये कैसा है, नेगेटिव एज है, नेगेटिव एज। नेगेटिव एज कैसे पता लग रहा है, देखो ये पॉजिटिव एज होगी 0 to 1 और ये क्या होगा 1 to 0। तो यहां
ये जहां मैं येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूं ये नेगेटिव एज हो गई सारी। ये कौन सी होगी? नेगेटिव एज। तो यहां पर टॉगल होगा, जहां पर नेगेटिव एज है वहां पर क्या होगा? टॉगल होगा। अब ए जो फ्लिप फ्लॉप है ए, वो हर एक्सटर्नल इनपुट के लिए क्या करेगा? टॉगल करेगा। ए वाला जो है, क्योंकि हम यहां एक्सटर्नली इसको प्रोवाइड करा रहे हैं क्लॉक, तो ए वाला जो फ्लिप फ्लॉप है वो हर एक्सटर्नल इनपुट के लिए वो क्या करेगा? टॉगल करेगा। यानी कि क्यू ए जो है वो हर एक्सटर्नल इनपुट के लिए अपना रिजल्ट देगा। तो क्यू ए विल टॉगल फॉर एवरी नेगेटिव एज ऑफ द एक्सटर्नल क्लॉक। तो यहां मैं लिख भी देता हूं ये कि क्यू ए विल टॉगल फॉर एवरी क्यू ए विल टॉगल फॉर एवरी नेगेटिव एज एक्सटर्नल क्लॉक। अच्छा, क्यू बी कब टॉगल करेगा? जब यहां पर क्यू ए की वैल्यू क्या आएगी? डाउन साइड जाएगी। डाउन साइड का मतलब है 1 से 0। तो क्यू बी विल टॉगल व्हेन क्यू ए गोज फ्रॉम 1 to 0। तो क्यू बी विल टॉगल when क्यू ए गोज फ्रॉम 1 to 0। 1 to 0। अभी यहां पर 1 to 0 जब होगा तभी ये टॉगल करेगा। यहां पर भी 1 to 0 होगा तभी ये टॉगल करेगा, क्योंकि नेगेटिव एज है। यहां पर हम नेगेटिव एज प्रोवाइड करा रहे हैं। सिमिलरली क्यू सी कब टॉगल करेगा? जब क्यू बी का जो आउटपुट है या क्यू बी जो है वो कहां जा रहा होगा? डाउन साइड जा रहा होगा। तो क्यू सी विल टॉगल when क्यू बी goes from 1 to 0। तो क्यू ए हर एक आउटपुट के लिए, हर एक इनपुट के लिए टॉगल करेगा, जबकि क्यू बी टॉगल करेगा केवल जब क्यू ए की वैल्यू कहां से जा रही होगी? 1 से 0। सिमिलरली क्यू सी कब टॉगल करेगा? जब उसकी वैल्यू कहां से जा रही होगी? 1 से 0। अब इस नेगेटिव एज के लिए हम आउटपुट बना के देखते हैं। आउटपुट बना के देखें, सबसे पहले इसका कॉम्बिनेशन कैसा बनेगा? तो कॉम्बिनेशन हम देखते हैं। तो कॉम्बिनेशन में अगर ये रिंग काउंटर बन रहा है, मान लो ये रिंग काउंटर बन रहा है, रिंग की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब आउटपुट घूम घूम के वापस आ रहा है। तो बाय डिफॉल्ट अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है कौन सा एमएसबी है कौन सा एलएसबी है, तो बाय डिफॉल्ट ये जो होगा, ये वाला पहला वाला, ये होगा एलएसबी, और जो सबसे आखिरी में होगा फाइनल पे जो फ्लिप फ्लॉप लगा होगा वो होगा एमएसबी, और यहां पर इसका आउटपुट आएगा क्यूसी। यहां पर इसका आउटपुट आएगा क्यूसी। तो हम इसको लिखेंगे कैसे? हम इसको लिखेंगे क्यूसी के बाद आएगा क्यूबी, और क्यूबी के बाद आएगा क्यूए। ये हो गया एमएसबी और ये हो गया एलएसबी, बाय डिफॉल्ट है। और अगर एग्जामिनर कुछ गड़बड़ कर दे तो वो एक अलग बात है। तो इस तरह से हमारा आउटपुट लिखा जाएगा, अब इसका आउटपुट बनेगा कैसे? वो आउटपुट की टेबल हम बनाते हैं। इस आउटपुट की टेबल बनाने के लिए क्लॉक की जो वैल्यू है 3 बिट का है, तो 3 बिट के कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? 2 पावर n, यानी कि 2 पावर 3 कितने बन जाएंगे? 8। तो एक तो मैंने लिख दिया क्लॉक, एक लिखा मैंने क्लॉक, फिर मैंने लिखा क्यू सी, फिर मैंने लिखा क्यू बी, और फिर मैंने लिखा क्यू ए। तो यहां मैं टेबल बना रहा हूं अब इसकी, और इसको ध्यान से समझना मैं क्या बना रहा हूं, क्या बनाने जा रहा हूं। नेक्स्ट वाला फिर अपने आप कर लोगे, जब पॉजिटिव एज की बात करेंगे तो वो मिनटों में हो जाएगा। जीरो, यहां एक बन जाएगा 0 का, एक ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 और एक और बना लेंगे 8। इनपुट यहाँ पर 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6 और 7 8 और बनाना है। तो 7 और उसके नीचे 8, ठीक है। 8 और 7 में नेक्स्ट उसमें बना रहा हूँ पेज पे, पेज मेरे पास है नहीं, तो एक बना रहा हूँ मैं 7 और एक बना रहा हूँ मैं 8। तो यहाँ पर आ गया 7 और यहाँ पर आ गया 8, और ये हमारे पास कॉलम्स बन गए।
अब शुरुआत में तीनों जो है वो 0 0 पर है, यानी कि सेट पोजीशन में लाया हुआ है। शुरुआत में तीनों के पास 0 0 है, क्यू ए भी 0 है, क्यू बी यहाँ पर लिख दिया मैंने, क्यू बी ये भी 0 है, और क्यू सी जो वो भी है 0 है। तो शुरुआत में तीनों 0 0 हैं, तो इनिशियली तीनों को मैंने लिख दिया 0। जब क्लॉक 0 है यानी कि कोई भी ट्रिगरिंग नहीं की हुई है तो सब कुछ क्या है 0। तो ये 0, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है। अब क्लॉक ट्रिगर कर दिया, क्लॉक ट्रिगर कर दिया तो ए जो है वो हर कंडीशन में चेंज होगा, ए जो है वो हर कंडीशन में चेंज होगा, ठीक है। ए हर कंडीशन में चेंज होगा तो यहां से 0 से क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक। अब मैंने ये कहा यहां पर कि क्यू बी केवल तभी टॉगल होगा, क्यू बी के ऊपर केवल तभी आउटपुट आएगा जब ए जो है वो कहां से जा रहा हो 1 से 0 जा रहा हो, ए जो है वो 1 से 0 आ रहा हो, अदरवाइज वो अपना पुराना रिजल्ट को क्या करेगा स्टोर करेगा। तो ये देखो ये 0 से 1 आ रहा है, मैंने कहा 1 से 0 आएगा जब टॉगल करेगा, टॉगल करने का मतलब है चेंज कर देना अपनी वैल्यू को। तो ये 0 से 1 है, 0 से 1 है यानी कि ये टॉगल नहीं करेगा, नहीं करेगा तो अपनी पुरानी वैल्यू को क्या करेगा स्टोर कर लेगा। तो पुरानी वैल्यू क्या है इसकी 0 है तो उसको स्टोर कर लिया। फिर क्यू सी केवल तभी टॉगल करेगा जब क्यू बी की वैल्यू 1 से 0 जाएगी, नेगेटिव एज की हम बात कर रहे हैं। तो यहां पर कहां से गए 0 से 0, यानी कि इसमें भी ये टॉगल नहीं करेगा, तो यहां पर भी ये पुराना रिजल्ट स्टोर कर रहा है यानी कि 0। फिर नेक्स्ट पल्स अप्लाई कर दी, नेक्स्ट पल्स अप्लाई कर दी यानी कि 2 पर। तो 2 के ऊपर क्या होगा, क्यू ए अपनी वैल्यू को फिर से चेंज करेगा। अब मैंने कहा कि क्यू बी केवल तभी टॉगल करेगा जब क्यू ए की वैल्यू 1 से 0 जा रही है। अब यहां देखो 1 से कहां उतर गया 0 उतर गया, तो ये अपनी वैल्यू को क्या करेगा चेंज करेगा। क्यू सी कब टॉगल करेगा जब क्यू बी 1 से 0, और यहां पर क्या आ रहा है 0 से 1 बढ़ रहा है, तो ये टॉगल नहीं करेगा, अपनी पुरानी वैल्यू को रिटेन कर लेगा। फिर थर्ड क्लॉक अप्लाई करें आपने, थर्ड पल्स, तो ये ए वापस से चेंज करेगा। तो 0 से 1, 0 से 1 बढ़ रहा है, तो यहां पर ये अपनी पुरानी वैल्यू को वापस से स्टोर करेगा। अब ये 1 से 1 है, तो 1 से 1 में तो यहां पर कुछ चेंज नहीं होगा, तो ये क्या करेगा रिटेन करेगा। फिर फोर्थ पे आओ, फोर्थ पे आओगे तो ये फिर से अपनी को चेंज करेगा, 0 करेगा। अब ये 1 से क्या हुआ 0 हुआ, डाउन हो गया, 1 से 0 हो गया, तो ये क्या हो गया 0 हो गया। अब ये भी 1 से 0 हो गया, तो अब ये अपनी वैल्यू को क्या करेगा चेंज करेगा, ठीक है। अब यहां देखो, यहां फिर फिफ्थ आपने अप्लाई की, तो फिफ्थ पे ये क्या हो गया 1 हो गया, ये 0 से 1 गया, वापस से इंक्रीज हो रहा है, तो ये यहां पर स्टोर करेगा वापस से, और यहां 0 से 0 है तो ये वापस से अपने आप को क्या करेगा स्टोर करेगा। फिर उसके बाद वापस से चेंज करेगा, 1 से 0 ये डाउन उतर गया, 1 से 0 ये डाउन उतर गया, तो यहां अपने आप को चेंज करेगा। ये 0 से 1 जा रहा है, ये 0 से 1 जा रहा है, तो ये यहां पर कोई चेंज नहीं होगा, तो ये क्या आएगा 1 आएगा। फिर 7 पे आओ, 7 पे आओगे तो यहां पर बनेगा 1, यहां पर बनेगा 1, तो ये 0 से और 7 में आया तो किस में गया 1, 0 से 7 में आया 1 गया, तो पुरानी वैल्यू को क्या करेगा स्टोर, तो ये क्या रहेगी 1 ही रहेगी, ये क्या रहेगी 1 ही रहेगी। अब ये 1 से 1 गया है तो यहां पर कोई चेंज नहीं होगा, तो सी भी क्या रहेगा 1 से 1 रहेगा। अब ये 1 से कहाँ आएगा 0, 1 से 0 आएगा, तो ये चेंज करेगा अपने आप को, ये भी 1 से 0 आ गया, तो ये अपने आप को क्या कर रहा है चेंज कर रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखो ऑर्डर को, तो 0 के बाद ये 1 पे गया, 1 के बाद ये 2 पे गया, इसको हम 2 बोलते हैं, 0 1 0 का कॉम्बिनेशन, 0 1 1 का कॉम्बिनेशन 3, 0 1 0 0 का कॉम्बिनेशन 4, फिर उसके बाद 1 0 1 का कॉम्बिनेशन 5 6, इस तरह से बढ़ रहा है, ठीक है। और यहां पर अगर आप देखो तो जो ट्रिगरिंग हुई है वो किस तरह से हुई है, 0 1 2 3 4 5 6 7, और उसके बाद 8 पर आकर इसने वापस से अपने आप को क्या कर दिया रिपीट कर दिया। तो ऐसे चला ऐसे चला ऐसे चला ऐसे चला ऐसे चला, और फिर इसने वापस से अपने आप को क्या कर दिया रिपीट कर दिया। तो अगर मैं बोलूं कि कितने मोड हैं इसमें, तो इसमें कितने मोड हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसने अपने मैक्सिमम मोड्स जो हैं इसके पास हो सकते थे कॉम्बिनेशन, वो सारे के सारे यूज कर लिए। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 8 मोड, मोड 8, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 3 बिट मोड 8 अप रिपल काउंटर, अप रिपल काउंटर। मैंने अप क्यों बोला, क्योंकि यहां पर मैं कह रहा हूं कि ये लगातार बढ़ता हुआ है 1 2 3, इसको हम 0 0 0 0 0 के कॉम्बिनेशन को हम 1 बोलते हैं, इसको हम 0 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं, 3 4 5, इस तरह से हम इसको बढ़ते हुए ऑर्डर में हम इसको लगा रहे हैं। तो इसके लिए मैंने इसको क्या नाम दिया, इसको नाम दिया मैंने 3 बिट मोड अप रिपल काउंटर, और इसमें ये भी ऐड कर लो नेगेटिव एज, नेगेटिव एज कौन सा है ये है नेगेटिव एज, ठीक है। इसी तरह से हम इसको पढ़ सकते हैं किसके अंदर, पॉजिटिव एज के अंदर। पॉजिटिव एज के अंदर क्या चेंज होगा, जो क्लॉक पल्स है वो पॉजिटिव अप्लाई हो जाएगी, पॉजिटिव अप्लाई होगी
तो यहाँ पर अप गया है तो उसमें क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो पॉजिटिव एज वाला भी बना लेते हैं, पॉजिटिव एज। तो अब हम बना रहे हैं किसके लिए, पॉजिटिव एज के लिए, पॉजिटिव एज। तो मैं वापस से वो तीनों काउंटर्स बना लेता हूं एक बार, तीनों फ्लिप फ्लॉप बना लेता हूं, सॉरी। तो यहां से और यहां हमने अप्लाई किया, फिर यहां से यहां अप्लाई किया, इसका यहां पर हो गया क्यू ए, यहां पर हो गया क्यू बी, और यहां पर आ जाएगा क्यू सी। ठीक, यहां पर हम पॉजिटिव ट्रिगर कर रहे हैं अब इसको, तो ये पॉजिटिव ट्रिगरिंग हो गई, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। इस बार ये जो ट्रिगर करेगा वो 0 से 1 पे करेगा। लास्ट वाले केस में 1 से 0 पर ट्रिगरिंग कर रहा था, अब ये 0 से 1 पर ट्रिगरिंग करेगा, 0 से 1 पर ये ट्रिगरिंग करेगा। यहां पर टॉगल कर दो, ये टॉगल, ये टॉगल, ये टॉगल। ठीक है, तो इसकी टेबल बना लेते हैं। तो इसकी टेबल बनाओ, ये हो गई क्लॉक, यहां आ जाएगा क्यू सी, यहां आ जाएगा क्यू बी, और यहां आ जाएगा क्यू ए। तो उसके बाद 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, अब देखो कैसा होगा। यहां पर इनिशियली तीनों 0 0 0 में सेट है, फिर 1 अप्लाई करोगे तो क्यू ए हर कंडीशन में चेंज करेगा। अब मैंने कहा 0 से 1 पर ये अपने आप को ट्रिगर करेगा, यानी कि इसकी जब पल्स बनाओगे तो इसकी पल्स आप ऐसे बना रहे हो, क्लॉक पल्स। तो इसकी क्लॉक पल्स में ये वाली जो एज है ये पॉजिटिव एज है, ये वाली जो एज है ये पॉजिटिव एज है, ये वाली एज जो है वो पॉजिटिव एज है। तो ये कहां से हो गया, 0 to 1, कहां से हो गया 0 to 1। तो ये 0 to 1 में हो गया, तो ये पॉजिटिव पर अब क्या करेगा, ट्रिगर करेगा। और पहली बात, जो क्यू ए है वो हर वैल्यू के लिए क्या करेगा, ट्रिगर करेगा। क्यू ए जो है वो हर वैल्यू के लिए ट्रिगर करेगा, तो 0 to 1 कर दिया। अब बी जो है वो कब ट्रिगर करेगा, जब ए की वैल्यू 0 to 1 हो, और वो हो रही है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सी कब ट्रिगर करेगा, जब बी की वैल्यू 0 to 1 हो, तो ये 1 आ गया। कहने का मतलब है ये उल्टा बन जाएगा, जस्ट जो हमने नेगेटिव एज वाला बनाया था। अब यहां पर क्या हो गया, 1 to 0, 1 to 0 पर ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ये कब काम करेगा, आगे वाला 0 to 1 पर। तो ये सेम होल्ड करेगा इसको, और ये भी क्या करेगा, इसको होल्ड करेगा। फिर यहाँ पर ये वापस क्या होगा, 0 से 1, 0 से 1 पर ये क्या हो जाएगा, 0। तो ये 1 to 0 इस पर अपने आप को चेंज नहीं करेगा, तो यहाँ पर ये 1 ही रहेगा। फिर यहाँ पर ये क्या होगा, 0 होगा। तो 1 से 0 ये कोई चेंज नहीं करेगा, ये स्टिल क्या रहेगा, 1 रहेगा। फिर यहाँ पर 0 से 1 होगा, 0 से 1 होगा तो ये अपने आप को चेंज करेगा। ये भी 0 से 1 हो गया, ये 0 से 1 हो गया, तो ये अपने आप को क्या करेगा, चेंज करेगा, है ना। नहीं, कुछ गड़बड़ हुई है। 0 to 1, और यहाँ पर भी 0 to 1, ये 0 हो गया, ये 1 से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये 0 हो गया, 1 से 0 पर ये अपने आप पुराना रिजल्ट होल्ड करेगा, या 1 1 है तो यहाँ पर भी अपने पुराना रिजल्ट को होल्ड करेगा। फिर ये 0 to 1 होगा, ये 0 to 1 होगा, तो अब ये अपना रिजल्ट चेंज करेगा। 1 to 0 हो गया, ये यहाँ पर होल्ड करेगा सेम। फिर यहाँ पर ये क्या हो गया, 1 to 0, 1 to 0, यहाँ पर ये होल्ड करेगा और यहाँ पर ये होल्ड करेगा, यानी अपने आप को रिपीट कर दिया। तो अब ये उल्टा कॉम्बिनेशन चल गया। उल्टा कॉम्बिनेशन का मतलब 7 6 5 4 3 2 1 ऐसा आ गया कॉम्बिनेशन। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन आ गया। तो अब ये कौन सा हो गया, ये हो गया डाउन साइड, ये हो गया डाउन साइड काउंटर। और ये भी कौन सा है, रिपल। और ये भी कौन सा है, 2 power 3, यानी कि अपने मैक्सिमम इसने जो मोड्स हैं वो सारे के सारे यूज कर लिए। तो ये हो गया 8 बिट रिपल काउंटर पॉजिटिव एज। तो ये क्या हो गया, ये हो गया पॉजिटिव एज, पॉजिटिव एज 8 बिट रिपल काउंटर, 8 बिट डाउन रिपल काउंटर, 8 बिट डाउन रिपल काउंटर, डाउन रिपल काउंटर। ठीक है,
तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा जो भी मैंने आपको बताया है। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम काउंटर्स की जो फर्दर चीज़ें हैं उनको डिस्कस करेंगे। सिंक्रोनस के अंदर ही कुछ बचा है जो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे एसिंक्रोनस के, फिर उसके बाद हम सिंक्रोनस को डिस्कस करेंगे। तो अगले 1 से 2 लेक्चर में काउंटर हमारा जो है वो हो जाएगा फिनिश, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।